Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। वी आर एक्सपीरियंसिंग हैवी रेन्स इन दिल्ली और उसके चलते सारा आवागमन सब ठप हो रखा है। एनीवे, तो हमारी आज क्लास पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन कर रहे थे, तो उस सर्कुलर मोशन में वृत्ताकार गति में हमने दो पार्ट किए थे। एक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हम लगभग पूरा का पूरा खत्म कर चुके थे, और उसके बाद एक था वर्टिकल सर्कल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। समान वृत्ताकार गति और ऊर्ध्वाधर वृत्त। तो यूनिफॉर्म सर्कल में हमने जो किया था, मैं एक बार उसका आपको शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया था। सो हियर इज दिस सर्कल। कोई एक सर्कल है, वृत्त है, उस पर कोई वस्तु अगर चल रही है तो हर समय उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसका जो वेग है, इट्स ऑलवेज ऑन द टेंजेंट, उस पर रेखा पर होगा। एंड द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। त्वरण हमेशा केंद्र की ओर होगा, और त्वरण का जो परिमाण होगा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज v²/r। फिर हमने एक बात ये भी की थी कि हर सर्कल में एक फोर्स होता है जो बाहर फेंकता है, जो काल्पनिक है, और उस फोर्स का नाम होता है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। और एक फोर्स अंदर खींचता है जो रियल फोर्स होता है, और उसी फोर्स की वजह से चीजें गोल गोल घूमती हैं। और जो अंदर की तरफ असली में फोर्स होता है, इसका नाम होता है द सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो इस एक्सेलरेशन को पैदा कर रहा है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है, इसलिए बाहर की तरफ मैंने कोई एक्सेलरेशन, कोई त्वरण नहीं बनाया है। तो ये वो चीज थी जो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। आज हम करेंगे वर्टिकल सर्कल। अब मान लीजिए ये कोई आदमी है और ये किसी धागे को पत्थर से बांध के उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे घुमाए, अप डाउन, इस तरह से अगर उसको घुमाएगा, तो जब वो पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा होगा, उस समय गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे ही खींच रहा है, तो नीचे आते आते उसकी रफ्तार बढ़ेगी। सो द स्पीड इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी हेल्प कर रही है, गुरुत्वाकर्षण मदद करेगा। लेकिन जब वो वापस नीचे से ऊपर जा रहा होगा, उस समय वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ऐसे में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इट विल डिक्रीज। सो द स्पीड डिक्रीजेज, उसकी चाल कम होती है। तो स्पीड बढ़ती है, घटती है, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो ऊपर सबसे टॉप पॉइंट पर उसकी स्पीड होती है सबसे ज्यादा स्लो, और नीचे बॉटम पे उसकी स्पीड होती है सबसे ज्यादा फास्ट। सबसे तेज रफ्तार नीचे होती है, सबसे धीमी ऊपर होती है। तब ये इसका मतलब स्पीड अगर बार बार बदल रही है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं हो सकता, इसे समान वृत्तीय गति नहीं बोल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसमें ये वाले फॉर्मूले वगैरह नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमें कुछ अलग से फॉर्मूले कैलकुलेट करने होते हैं। यहाँ तक कुछ डाउट्स देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी चलते हैं टाइम से। अरे, मिल्क कर्ड क्रीम का एग्जाम्पल समझ नहीं आया था। ओके, उस एग्जाम्पल को मैं लास्ट के 15-20 मिनट में दोबारा से रिपीट कर दूंगा। चलो भाई, तो इसे मैं रब कर देता हूँ। वर्टिकल सर्कल शुरू करते हैं। देखो, वर्टिकल सर्कल कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए ये कोई चीज है जो ऊपर नीचे जा रही है, तो जब वो चीज ऊपर से नीचे आ रही हो, तो नीचे बॉटम पर पहुंचते पहुंचते रफ्तार बढ़ेगी और ऊपर जाते जाते रफ्तार घटेगी। तो किसी भी वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कराने के लिए कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए, उसके बारे में आपसे सवाल पूछेगा। तो मान लीजिए ये एक रस्सी है, इस रस्सी के ऊपर आपने कोई बाल्टी टांगी हुई है, इस बाल्टी में पानी है, और आप इस रस्सी को यहाँ से पकड़ते हैं, मान लीजिए पॉइंट एक्स। उस पॉइंट एक्स से आप उस रस्सी को पकड़ते हैं और आप उसे ऐसे ऐसे करते हैं और आप उसे गोल गोल घुमाएं, तो कम से कम उसको कितनी रफ्तार देनी होगी ताकि घुमाते समय उसका पानी ना बिखर जाए, इधर उधर उसका पानी बिखर ना जाए। तो उसके लिए बॉटम पे
कम से कम कितनी रफ्तार देनी होगी। तो स्पीड रिक्वायरमेंट्स वो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूँ, द स्पीड रिक्वायरमेंट। तो न्यूनतम आवश्यक चाल, न्यूनतम आवश्यक चाल, उस बाल्टी में से पानी ना बिखरे, को कंप्लीट पूरा सर्कल हो जाए, उसके लिए कम से कम कितनी चाल होनी चाहिए। तो बॉटम पर यहाँ उसकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम √5 RG, और यहाँ टॉप पर उसकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम √1 RG। तो नीचे स्पीड ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, ऊपर स्पीड कम है, नीचे स्पीड ज़्यादा है, ऊपर स्पीड कम है। ठीक है, साइड में यहाँ तक आते आते स्पीड 5 से थोड़ी सी घट चुकी होगी, लेकिन इतनी नहीं घटी होगी कि √1 हो जाए, तो ये √3 RG। और ऐसे यहाँ तक आते आते स्पीड वापस 1 से बढ़कर √3 RG हो जाएगी। अभी वैल्यू आई कहाँ से, उसका बैकग्राउंड समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वैल्यू आपको ये भी जो मैंने लिखी है ये याद नहीं रखनी है। इनको याद रखे बिना भी आपका काम चल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला किन किन टर्म्स के ऊपर निर्भर करता है और किन पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ यही ध्यान रखना है। जैसे इस बाल्टी में कितना पानी है, m, उस बाल्टी में रखे हुए पानी का वजन है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो वो m क्या फॉर्मूले में है, कहीं नहीं है। इसका मतलब बाल्टी का पानी कितने किलोग्राम है, उससे ये स्पीड की रिक्वायरमेंट निर्धारित नहीं होती। इसी तरह से ये रस्सी कितनी लंबी है, इसका रेडियस r, इसकी त्रिज्या क्या फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में r है। इसका मतलब ज़्यादा लंबी रस्सी करने से ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, अगर छोटी रस्सी होती है तो कम स्पीड देके काम चल जाएगा। इसी तरीके से ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूले में है, यानी ग्रेविटी अगर ज़्यादा होती है तो आपको स्पीड भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कम होगी तो स्पीड कम दे के काम चल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से चीज़ घूमती रहेगी। बाकी एग्जैक्ट वैल्यूज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि नीचे स्पीड ज़्यादा होती है, यानी बॉटम पर वस्तु भागती है फास्ट, और ऊपर स्पीड कम होती है, यानी टॉप पॉइंट पर वस्तु चलती है स्लो, और यहाँ पर बीच में स्पीड मीडियम होती है, यहाँ पर मीडियम हो जाती है। दूसरी बात यही ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ R और G, इन्हीं पर स्पीड की रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी, बाकी किसी भी चीज़ पर स्पीड डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और अब इस वर्टिकल सर्कल में चीज़ बची है वो है द टेंशन, तनाव। रस्सी में कितना तनाव होता है तो वो देखते हैं। देखो ये चीज़ है, गोल गोल घूम रही है, ऊपर नीचे। आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि बॉटम पॉइंट के ऊपर रस्सी में कितना तनाव होगा, यानी रस्सी कितनी टाइट होगी, तो वहां पर आपका आंसर होगा 6 mg। जहां पर mg है बाल्टी का वजन, तो mg इज द वेट ऑफ बकेट, बाल्टी का भार। तो बॉटम पर उसकी जो रस्सी की टेंशन होगी, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, दिस इज T, एंड T इज द टेंशन ऑन रोप, हिंदी में रस्सी पर तनाव। तो बॉटम पॉइंट पर जो रस्सी पर तनाव होगा वो बाल्टी के भार से भी 6 गुना ज्यादा होगा, साइड में जाते जाते कम होगा, टॉप पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो होगी 0, और फिर वापस आते आते फिर बढ़ जाएगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, और जो तनाव है वो इस तरह से हर पॉइंट पर अलग अलग होता रहेगा। वर्टिकल सर्कल में सिर्फ यही 2 बातें पूछी जाती हैं, इनके अलावा और कोई खास बात कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो मेरी तरफ से वर्टिकल सर्कल भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से मैं कोई डाउट वगैरह देख लेता हूँ। सर मिल्क कर्ड क्रीम का एग्जाम्पल समझा दीजिए। ठीक है, ये मैं कर दूंगा रिपीट, नो इश्यूज। ऑसम कूल, गुड मॉर्निंग। जी क्या होता है, वेल जी क्या होता है मैं उसको आपका एक आइडिया दे देता हूँ। पिछली 2-3 क्लासेस में हमने एक टर्म समझी थी, एक्सेलरेशन। हिंदी में हम इसे बोलते थे त्वरण। एक्सेलरेशन जब ग्रेविटी की वजह से लगो, ड्यू टू ग्रेविटी, अगर वो गुरुत्व के द्वारा लगाई जाए
तो उस एक्सेलरेशन को हम जी बोलना शुरू कर देते हैं। जब भी वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगती है तो उसे हम जी बोलते हैं। ठीक है, वो एक्सेलरेशन ही है और कुछ नहीं है, वो एक तरह का त्वरण है। आपने छत से कोई पत्थर फेंका तो टर्न करके चला गया, उस पर एक्सेलरेशन है। पत्थर अगर आपने ऊपर फेंका तो वो स्लो हो गया, पत्थर नीचे फेंका तो फास्ट हो गया। तो जब भी कोई चीज़ स्लो होती हो, कोई चीज़ फास्ट होती हो या कोई टर्न लेती हो तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते थे, उसे त्वरण कहते थे। यहाँ वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है। सर क्वेश्चन नंबर 70, 86, 96, 101। 70, 86, 96, 101 ये क्वेश्चन देख लेंगे। सर स्पीड कितनी चाहिए? ये स्पीड रिक्वायरमेंट है, बॉटम पर इतनी स्पीड होनी चाहिए, टॉप पॉइंट पर इतनी होनी चाहिए। सर 5 और 3 कहाँ से आया? वेल उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो आप उसको अभी तक के लिए चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण से वो वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये 5 और 3 आया कहाँ से, उसकी डेरिवेशन मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे तो अपलोड करके डाल रखी है, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको जाने दे सकते हैं। सर लेफ्ट राइट साइड में टेंशन क्या होगा? वेल यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर टेंशन नॉर्मली कभी पेपर में पूछता नहीं है, पर फिर भी आपको मैं एक्स्ट्रा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर होगा नीचे की तरफ mg और बाहर की तरफ 3mg। तो नेट यहाँ पर रस्सी पर जो तनाव होगा वो होगा 3/9 ओके, तो यहाँ पर टेंशन होगा √10 mg, √10 mg इतना होगा, पर वो पेपर में कभी नहीं पूछेगा आपसे। सर टेंशन कंसेप्ट रिपीट कर दो। वेल टेंशन में ऐसा होता है जब कोई रस्सी कितनी टाइट है उसे हम बोलते हैं टेंशन। अब जब बाल्टी अगर नीचे से जा रही है तो उस समय तो रस्सी के ऊपर बहुत जोर पड़ रहा होगा, और जब बाल्टी ऊपर आ रही होती है उस समय तो रस्सी होती है ढीली, फिर नीचे आती है एकदम टाइट हो जाती है, ऊपर रस्सी हो जाती है ढीली। अब रस्सी अगर ढीली हो गई है तो हम कहते हैं कि तनाव नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बॉटम पर जाते जाते रस्सी पर जो बोझ होगा वो बाल्टी के वजन से भी 6 गुना ज्यादा हो चुका होगा, तो नीचे आने से रस्सी ज्यादा फोर्स महसूस करती है, ऊपर फोर्स कम महसूस करती है। इसका मतलब अगर रस्सी 6 गुना ज्यादा बोझ सहने के लिए नहीं बनी है तो ऐसे घूमते समय फिर वो रस्सी टूट जाएगी। कम से कम बाल्टी के वजन से 6 गुना ज्यादा बोझ रस्सी सह सके इतनी स्ट्रोंग रस्सी आपको लेनी पड़ेगी, वरना घुमाते समय वो बॉटम पे जाके टूट जाएगी। ठीक है सर स्पीड कांस्टेंट होगी? इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो हम इसको पिछले टॉपिक में पढ़ रहे होते। जो पिछला हमारा टॉपिक था द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समान वृत्तीय गति, सिर्फ और सिर्फ उसी में स्पीड कांस्टेंट होती थी। लेकिन यहाँ पर स्पीड ही अलग अलग है। देखो ये स्पीड है, ये है स्पीड, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड अलग अलग लिखी है मैंने, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। जो बताया करिए वो पूरा बताया करिए। मैंने तो कुछ मिस नहीं किया। मोहित आपको कौन सी चीज़ है जो मिसिंग हो गई है वो पूछ लीजिए एक बार। सर एक बार बुक का नाम लिख दो जो प्ले स्टोर से लेनी है। पोलराइजर पब्लिकेशंस करके बुक है, उसका लिंक मैंने पीडीएफ में डाल रखा है। अगर आप अपने उस पे जाएंगे, नोट्स के सेक्शन पे जाओ, इसी ऐप में करियरविल की ऐप में नोट्स में जाओ, वहाँ पर मैंने पीडीएफ दे रखी है, वहाँ पर मैंने लिंक भी दे रखा है। तो पोलराइजर पब्लिकेशंस इस नाम से किताब है। अगर आप सिर्फ यही नाम गूगल प्ले पर सर्च करेंगे तो इंग्लिश वाली ही किताब आती है, लेकिन हिंदी वाली बुक वहाँ पर इतना आराम से सर्च नहीं होती है। तो इंग्लिश वाली बुक तो ये नाम सर्च करके आ जाएगी। जो आप में से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जब वो बुक चाहिए होगी तो उनके लिए वो बुक सिर्फ ये नाम सर्च करके आती नहीं है। इसीलिए फिर हमने आप लोगों को लिंक दे दिया कि आप उस पीडीएफ में क्लिक कर लो और तो आपको हिंदी वाली भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। सर लेट ज्वाइन एक बार और समझा दीजिए। कोई बात नहीं, आप लास्ट में एक बार इस वीडियो को रिपीट कर देना। इसमें भी एक्सेलरेशन अंदर की साइड होगा क्या? अंदर की साइड तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट अंदर की साइड नहीं होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ इधर त्वरण होना चाहिए था, लेकिन वो एग्जैक्टली इधर होने की बजाय वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, हल्का सा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर होने की बजाय हल्का सा ऐसे टेढ़ा, एक्सेलरेशन हल्का हल्का टेढ़ा हो जाता है। तो होगा तो अंदर की तरफ, लेकिन वो ठीक सेंटर की तरफ नहीं जा रहा होगा, वो सेंटर से थोड़ा सा भटक रहा होगा।
क्या एक्सेलरेशन कभी बाहर की साइड भी हो सकता है क्या सर्कुलर मोशन में? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर वैसे आई शुड हैव टोल्ड लाइक दिस, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सेंटर से एक्चुअली वो इधर होगा, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन इधर होगी, सेंटर को हमेशा मिस करेगा, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इधर होगी, वो हमेशा सेंटर को मिस कर जाएगा। ठीक है, ओके। सर वो लड़का में ही था जिसने बाई किया था, और मुझे पता भी है कि घर नहीं आएगी, ठीक है, उसकी पीडीएफ भी नहीं मिली मुझे, मेरे पास उसका ट्रांसलेटर भी, ठीक है, ओके, ठीक है। विवेक, तो आपकी फिर बात पूरी आगे, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है उसमें। सर हिंदी मीडियम कहाँ से मिलेगा? लिंक आप लोगों को पीडीएफ में हमने डाल रखा है, आप अपने नोट्स में जाओ, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन फाइल डाउनलोड करो, उसमें रिकमेंडेड बुक्स हैं, हमने लिंक दे रखे हैं। सर यदि कोई गर्ल अर्थ पर 3 मीटर ऊपर उछल सकती हो तो मून पर कितना मीटर उछलेगी? 6 गुना ज़्यादा। सर एनटीपीसी के लिए न्यूमेरिकल बताओगे क्या? न्यूमेरिकल का बेसिक आइडिया आपको यहाँ पढ़ते पढ़ते साथ साथ होता ही रहेगा, ठीक है, तो मुझे अलग से कोई ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये न्यूमेरिकल एनटीपीसी में आएगा। बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कि देख लीजिए एनटीपीसी में यही न्यूमेरिकल आता है, वो मूर्ख बना रहे होते हैं आप लोगों को। ठीक है, आप कंसेप्ट क्लियर करते चले जाओ, न्यूमेरिकल अपने आप कर लोगे। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं होता है कि ये क्वेश्चन ही एनटीपीसी का है, ये क्वेश्चन ही सीडीएस का है, ये सीपीएफ का है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कोई भी कमीशन अलग से क्वेश्चन छांट के नहीं बनाता है कि ये क्वेश्चन तो सिर्फ एनटीपीसी में ही आ सकता है, ऐसा नहीं होता। आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो कि जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो टॉपिक समझ में आ गया, वहाँ से क्वेश्चन कैसे किए जाएं उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। एनटीपीसी में कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाले सवाल नहीं आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, आंसर आता है। ठीक है। सर मेरे पैसे कट गए लेकिन पीडीएफ नहीं मिली। भाई पीडीएफ नहीं मिलती उस किताब की। देखो आपको अपने प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है पहले, गूगल बुक्स, ये ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो और उस फ़ोन में उस ऐप में अपने आप आपकी किताब मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स सर। ठीक है सर, टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा, एक्सेलरेशन वर्टिकल सर्कल में नहीं होगा। देखो यहाँ पर उनका सवाल ये है कि सर अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, वेग इस दिशा में है और एक्सेलरेशन ऐसे है, तो क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होगा? मेरा जवाब है नहीं होगा। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री नहीं होगा। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, समान वृत्तीय गति थी, उस समय पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा, हमेशा। लेकिन यहाँ जब स्पीड सेम नहीं होती है, जब स्पीड या तो कम हो रही हो या स्पीड ज़्यादा हो रही हो, ऐसे में जो त्वरण है वो वेग के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, मिक्की को शक है कि रिकॉर्डेड दिखा रहे हो, एक बार वो पीडीएफ पढ़ लो मिक्की, मैंने पीडीएफ अपलोड की है, एक बार पीडीएफ पढ़ना प्लीज़। ठीक है, मुझे हार्ड कॉपी लेना है। हार्ड कॉपी तो भाई मार्केट में है ही नहीं उस किताब की, तो आपको या तो खुद फिर उस किताब खरीदने के बाद उसके हर पेज पे स्क्रीनशॉट ले लेके काम चलाना पड़ेगा। तो 800 क्वेश्चन के फिजिक्स के हैं, लगभग 800 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, तो 1500 क्वेश्चन की इतना मोटा एक गट्ठा बनेगा प्रिंट आउट का, इतना मोटा, एक क्वेश्चन एक पेज पे उनका। ठीक है, नहीं होगा ऐसे। चलो, होगी इधर उधर की बातें, अब आगे चलते हैं। चलो, तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट। इसके बाद अब आज हमारा नया टॉपिक है द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ओके, देखिए ये है धरती, ये है गोल धरती, ये पृथ्वी गोलाकार है, इट्स स्फेरिकल अर्थ, और ये है धरती, ये है फ्लैट अर्थ, समतल पृथ्वी। अब धरती गोल है या फ्लैट है, ये दरअसल इस बात पर निर्भर करता है
कि आप कितनी ऊंचाई के साथ काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से कोई वस्तु फेंकी, वो 2000-3000 किलोमीटर ऊपर जाके वापस कहीं जमीन पे आके टकराती है, ऐसे में हमें धरती को गोल मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वस्तु जहाँ जाके टकरा रही है वो आपकी सीधी सिधाई में नजर नहीं आएगी, वो कहीं ऐसी जगह होगी जो धरती को काटे बिना नहीं बन सकता। तो जब बहुत बड़ी बड़ी दूरियों की बात चल रही हो, लार्ज डिस्टेंसेस, ऐसे में हमें धरती को गोल मानना होता है। लेकिन जब कोई छोटी मोटी दूरी की बात हो कि यहाँ पर कोई फुटबॉल पड़ी है, आपने फुटबॉल फेंक दी, ज्यादा से ज्यादा 100-200 मीटर चली गई, उससे ज्यादा क्या होगा, ऐसे में आप पृथ्वी को फ्लैट मान सकते हैं, धरती को फ्लैट माना जाता है। जब धरती गोल होती है तो हर पॉइंट के ऊपर इस वस्तु पर धरती के द्वारा लगाई जाने वाली ग्रेविटी अलग अलग होती है। यहाँ पर धरती जो ग्रेविटी लगाएगी वो अलग होगी, यहाँ पर ग्रेविटी अलग होगी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हर पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण भिन्न होगा। सो द ग्रेविटी कीप्स चेंजिंग, गुरुत्व बदलता रहता है, ग्रेविटी कभी भी किसी भी 2 पॉइंट पर सेम नहीं होगी। लेकिन जब धरती को हम फ्लैट मान लेते हैं, यानी जब हम छोटी मोटी ऊंचाई, छोटी मोटी दूरी की ही बात करते हो, ऐसे में वो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो पत्थर या फुटबॉल किसी भी पॉइंट पर चली गई हो, उस समय हम धरती की ग्रेविटी को सेम मान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण एग्जैक्ट सेम तो यहाँ भी नहीं होता, लेकिन लगभग सेम मान लिया जाता है। सो ग्रेविटी इज टेकन टू बी कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण को एक नियत संख्या माना जाता है, ध्यान रखें, माना जाता है। एक्चुअल में सेम यहाँ भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ चेंज इतना कम होता है, इतना कम चेंज होता है ग्रेविटी में कि आप उसे लगभग सेम कांस्टेंट मान सकते हो, कि कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर अगर धरती की सतह पर ग्रेविटी 9.8 है, तो हो सकता है वहां पर 9.7 हो, 9.6, 9.5, 9.6, 9.7 और वापस 9.8 ऐसे हो सकती है। तो ये चेंज इतना छोटा नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर सकें। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ है ग्रेविटी 9.8 और आगे की कुछ वैल्यूज और लिख देता हूँ, 9.8100318214 ऐसी कोई वैल्यू है, बहुत सारे डेसिमल प्लेस तक चले गए आप। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू में हो सकता है यहाँ कहीं जाके किसी 1-2 डेसिमल प्लेस में परिवर्तन हो। तो लगभग वो 9.8 ही है। जो चेंज है वो इतना मामूली सा है कि आप उसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हो, उसे सामान्य माना जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण में कोई खास प्रभाव नहीं होगा अगर छोटी मोटी ऊंचाई है तो ये कब होगा, छोटी दूरियों के लिए, फॉर स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, छोटी दूरियों के लिए गुरुत्वाकर्षण समान माना जाता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी दूरियां हों, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, ऐसे में गुरुत्वाकर्षण सब बदलता ही रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसी ऐसी वस्तु की गति जो यहाँ हो, इस कंडीशन में, ये वाली जो सिचुएशन है ये हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। यानी हम धरती को वहां पर फ्लैट मानकर अपने फॉर्मूले और कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन रियलिटी में चूंकि धरती फ्लैट नहीं है, तो आगे चलकर जब मैं आपको ग्रेविटी और सैटेलाइट वगैरह पढ़ाऊंगा उस समय हम ये भी देखेंगे कि इन तरह की चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन अभी तक के लिए ध्यान रखना, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन धरती को फ्लैट मानकर ही किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, ऊंचाई से किसी भी पत्थर को अगर आप छोड़ दें, फेंक दें ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। वैसे तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है किसी भी चीज को बस फेंक दिया, उस पर ग्रेविटी हो या नहीं हो, ग्रेविटी चाहे सेम हो या बदल रही हो, होगा वो भी प्रोजेक्टाइल। तो जो मैंने यहाँ मिटा दिया, टेक्निकल भाषा में तो उसे भी हम प्रोजेक्टाइल ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। एग्जाम में ज्यादातर जब प्रोजेक्टाइल शब्द बोला जाता है तो इसी के बारे में बोला जाता है। तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे हैं, वो समझते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। सर जी राधे राधे, ओके। सर मैं आज ही क्लास, ठीक है। सर और एक दिन पहले की वीडियो अपलोड कर रहे हो क्या, और एक दिन, मैं समझा नहीं। तो जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन कैसे होगा। वेल, सर्कुलर मोशन के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है। देखो, उनका सवाल ये है कि अगर मान लीजिए वस्तु ऊपर जा रही है,
उसकी अगर वेलोसिटी इस तरफ है, वेग, और उसके ऊपर त्वरण इस तरफ है, एक्सेलरेशन इधर है, अगर ये एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है तो फिर ये वृत्ताकार गति कैसे हो सकती है? तो देखिए उसके बारे में आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो 90 डिग्री नहीं है, फिर सर्कल कैसे हो सकता है? देखो भाई, होता ऐसे है, तीन सिंपल केस बताता हूँ आपको। वेलोसिटी जिस दिशा में हो, अगर एक्सेलरेशन उसी दिशा में हो, यानी दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो, तो ऐसे में स्पीड बढ़ती है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, जब हमने स्पीड बढ़ने का एग्जांपल लिया था। वेग जिस दिशा में है, यदि त्वरण उसके विपरीत दिशा में हो, ऑपोजिट हो, यानी 180 डिग्री का एंगल हो, तो ऐसे में स्पीड घटती है, स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर वेग और त्वरण यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल हो, तो ऐसे में बनता है सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति। अगर वो लगातार 90 डिग्री बना रहे तो ठीक है। लेकिन क्या एंगल हमेशा 0, 90 और 180 ही हो सकते हैं? नहीं, कुछ और भी एंगल हो सकता है, जैसे 120 डिग्री। तो मान लीजिए कोई वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, अब मान लीजिए एंगल 120 डिग्री हो गया, अब क्या होगा? अब ऐसे में वो एंगल 90 से तो ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो अब 90 वाला भी काम होगा और 180 वाला भी काम होगा। अब दोनों होंगे तो वो चीज टर्न लेती जाएगी, घूमती जाएगी, तो टर्न तो होगा उसमें, तो सर्कुलर मोशन तो इसकी वजह से बन गया। लेकिन अब उसकी स्पीड भी घटती जाएगी। तो मैंने आपको यही बताया था वर्टिकल सर्कल में कि जब वो वस्तु यहाँ नीचे से ऊपर जा रही है तो वेग है इस दिशा में, त्वरण है इस दिशा में, ये एंगल देखो, ये एंगल 90 से ज्यादा है और 180 से कम। इसका मतलब टर्न होता रहेगा, स्पीड कम होती जाएगी, तो ऊपर भी जाता रहेगा क्योंकि टर्न हो रहा है, और स्पीड घटती जाएगी क्योंकि धरती से दूर जा रहा है। तो वहां पे दोनों के दोनों काम एक साथ होंगे, ठीक है। सर कैन यू टीच मी वर्नियर स्केल? पेपर में नॉर्मली आता नहीं है वर्नियर कैलिपर वगैरह के बारे में। ओके सर, ड्यूरिंग टीचिंग प्लीज गिव द कम इन एग्जाम एज एनटीपी से रिलेटेड टॉपिक। स्टेटमेंट समझ में नहीं आई मुझे, आप इसी को हिंदी में लिख दो फिर मैं पढ़ के देखता हूँ। सर UVA, UVB और UVC रेज के बारे में आपने नहीं बताया। प्रतीक, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी हम उस चैप्टर पे ही नहीं आए हैं, हम ग्रेविटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसी समय मैं आपको ऑप्टिक्स भी करा दूं, उसी दिन मैं आपको वेव्स भी करा दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ओके सर, एक्सेलरेशन टेढ़ा क्यों लगता है? क्योंकि वो एंगल अगर 90 हो जाता तो स्पीड चेंज नहीं हो पाती, तो एंगल 90 हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पीड लगातार बदलती जा रही है। A साइन और B कॉस क्या होता है? सर्कुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, मुरारी आपका शायद सवाल आपने अच्छे से फ्रेम नहीं किया, एक बार इसको रीफ्रेम करके फिर से लिखो ताकि मैं समझ सकूं कम से कम आपका सवाल। सर अगर अर्थ स्पीड 4 टाइम कर दी जाए तो ग्रेविटी पे, गलत चैप्टर में सवाल पूछ रहे हो, जब ग्रेविटी का चैप्टर आएगा तब पूछना। ओके देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर के सवाल लेके आ रहे हो जो अभी करंटली चलते हुए चैप्टर से रिलेटेड है ही नहीं। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी के सभी अपने आप क्लियर हो जाएंगे जब हम उन चैप्टर्स में आएंगे। हो सकता है आपने किसी किताब में पढ़ा हो, कोई डाउट आ गया हो, तो आप सोच रहे होगे कि चलो अगली क्लास होगी तो सर से वो डाउट पूछ लूंगा, लेकिन उन डाउट्स का जवाब मैं क्लास के दौरान कभी भी नहीं दूंगा जो अपने रनिंग चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ऐसे में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी मैंने मेरे PDF में दे रखी है। देखो अब ये जमीन है, ये कोई फुटबॉल है, और किसी फुटबॉल को आप इस दिशा में किक मार देते हैं। अब ध्यान से सुनना भाई ये बात है, ठीक है? ये यहाँ पे हर एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा। तो जमीन के साथ कुछ एंगल बनाकर आपने किसी फुटबॉल पे किक मारी, जिस दिशा में आपने उसको रफ्तार दी है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेग की दिशा है, ये फुटबॉल हमेशा उसी दिशा में चलती रहती, सेम स्पीड से, स्ट्रेट लाइन में, अगर ग्रेविटी ना होती, इफ ग्रेविटी जीरो। सो इफ द ग्रेविटी वर जीरो, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा सेम स्पीड से चलता रहता, सीधी रेखा में चलता रहता। लेकिन रियलिटी में ग्रेविटी जीरो धरती के ऊपर नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है। दरअसल इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे ये बात, ग्रेविटी
is not zero anywhere in the whole universe. पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी गुरुत्व शून्य नहीं होता है। ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर ग्रेविटी जीरो होती थ्योरेटिकली तो ये वस्तु सीधी सीधी चलती रहती सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, पर वास्तव में ग्रेविटी तो है, तो ग्रेविटी इस वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी और ये ऑब्जेक्ट टर्न करके वापस जमीन के ऊपर आके टकरा गया। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा जा पाया, इसे हम बोलते हैं द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। उसके लिए हम h का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, h मतलब हाइट। और ये आपने जहां से किक मारी थी वहां से लेकर कितनी दूर जाकर पहली बार जमीन से टकराया, उसने पहली बार जमीन को कहाँ छुआ, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, हिंदी में हम उसे बोलते हैं परास। ये हो सकता है कि फुटबॉल जमीन पर टकराने के बाद फिर और 2-3 टप्पे खा के आगे निकल जाए, तो वो टप्पे उस रेंज में काउंट नहीं होंगे। पहली बार जमीन को जहां छूती है वहां तक रेंज मानी जाती है। तो रेंज है दूरी जिसे हम मीटर में मापेंगे, h है ऊंचाई जिसे हम मीटर में मापेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस एंडिंग पॉइंट तक कितना समय उसने लगाया, उसे हम बोलते हैं द टाइम पीरियड, आवर्तकाल या द टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय। तो टाइम हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, द टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय। ठीक है, इसे हम अगर ऐसे लिख दें, दिस इज द टाइम इन एयर, हवा में उसने कितना समय बिताया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा हूं उस समय मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये सब कुछ निर्वात में है, एवरीथिंग इज इन वैक्यूम। ये सब कुछ निर्वात में है। निर्वात का मतलब ये है जहां पर हवा नहीं है। आप निर्वात का संधि विच्छेद करें, नहीं प्लस वात, नहीं है जहां पर हवा, तो ऐसी जगह को बोलते हैं निर्वात। तो जहां हवा भी नहीं हो उसे हम निर्वात बोलते हैं। और ये प्रोजेक्टाइल ऐसी ही जगह पर चल रही है, तो टाइम इन द एयर, ये वर्ड गलत हो गया क्योंकि एयर तो है ही नहीं वहां पे। ठीक है, ये है द टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय। ठीक है, तो अब यहां से लेकर यहां तक जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसे नीचे खींच रहा होगा, और जिसने कुछ समय लगाया उस समय को हमने लिखा t। ये जो एंगल है थीटा, एंगल को आप x एक्सिस के साथ माप रहे हैं, लेकिन ये भी संभव है कि आप एंगल को y एक्सिस के साथ मापना चाहें। तो मान लीजिए ये y एक्सिस हो गई, तो अगर आप वहां से मेजर करना चाहें तो कोई दूसरा एंगल का नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए फाई। तो ऐसे में दोनों एंगल का अलग अलग नाम है, थीटा और फाई। थीटा होता है द हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्षैतिज कोण, और फाई को हम बोलते हैं द वर्टिकल एंगल, ऊर्ध्वाधर कोण। तो हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, क्षैतिज कोण, ऊर्ध्वाधर कोण। अब नॉर्मली पेपर में आपको या तो क्लियरली बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन वाला हॉरिजॉन्टल एंगल के बारे में बात कर रहा है कि वर्टिकल एंगल के बारे में, तो साफ साफ लिखा हो सकता है, तो ऐसे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं ये क्लियर नहीं दिया कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, क्वेश्चन में बस ऐसे बोल दिया कि किसी वस्तु को 30 डिग्री एंगल से फेंक दिया, अब 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फेंका कि वर्टिकल से, वहां अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए और क्वेश्चन में अगर क्लियरली कुछ भी ना दिया हो, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा हॉरिजॉन्टल माना जाता है, वो क्षैतिज कोण ही माना जाएगा। तो नॉर्मली एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल एंगल अलग से लिखा हो तभी लेंगे, वरना हमेशा एंगल को हॉरिजॉन्टल ही लेंगे, एक्स एक्सिस के साथ ही लेने का, वाई के साथ तब तक मत लेना जब तक क्लियरली लिखा ना हो कि वर्टिकल एंगल है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक एंगल दे दिया तो दूसरा तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा ही होगा, तो कोई भी एक दे दिया तो दूसरा वैसे भी निकल जाएगा। ठीक है, शुरू में आपने जो रफ्तार दी उस वेलोसिटी को मैं नाम देता हूँ v, उसकी जो वैल्यू है स्पीड की वो बिना तीर के निशान के मैं लिख देता। तो अगर वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो उसकी स्पीड यानी उसकी चाल को फिर मैं ऐसे लिख दूंगा, लेकिन ऊपर तीर का निशान नहीं लगाऊंगा।
अब यहाँ पर हमारे पास 5 चीजें आ चुकी हैं, एक या फिर दो, मान लीजिए स्पीड वही है, तो 1 2 3 4 और 5 एंगल। तो ये एंगल दिया हो या ये दिया हो, एंगल तो आ ही गया। 5 चीजें हैं। शुरू में वो कितनी रफ्तार से आपने फेंकी, उसकी स्पीड, उसने कितना समय लगाया, टाइम, कितनी ऊंची गई, हाइट, कितनी दूर जाके गिरी, रेंज, कितने एंगल बना के फेंकी, थीटा। इन 5 के अलावा एक छठी चीज और चाहिए, जो है गुरुत्वाकर्षण, द ग्रेविटी। ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण लगातार इसको नीचे खींच रहा है और जो कांस्टेंट है, ये समान है, ये हर पॉइंट पर सेम रहता है, ना कभी कम होता है ना ज्यादा, क्योंकि थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, फ्लैट अर्थ जब होती हो तो ग्रेविटी चेंज नहीं होती। तो वो ग्रेविटी कितनी है, एक वो और चाहिए। एक बार ये 6 चीजें अगर आपको मिल गई, तो अब हम फॉर्मूले बना सकते हैं। इनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जिसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, ऊंचाई का, रेंज का और टाइम का। तो जिनके ऊपर मैंने डबल गोला लगा दिया, 2 गोले 2 गोले 2 गोले, इन तीनों का हमें फॉर्मूला अभी लिखना है, और उसमें इस्तेमाल होंगे बाकी 3, ऑब्जेक्ट की स्पीड, एंगल और ग्रेविटी। तो इन 3 के लिए वो 3 इस्तेमाल होंगे। तो वो फॉर्मूले कौन से हैं, वो यहाँ पर अभी मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ तक कुछ नोट करना हो या कोई सवाल पूछना हो तो देखो। सम क्वेश्चन दैट कम इन एग्जाम। अजय, आपका क्वेश्चन, सम क्वेश्चन दैट कम इन एग्जाम रिलेटेड टॉपिक। वेल, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में कर तो सकते ही हैं, लेकिन उसका मेरा पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसा बोलते हैं कि क्लास में जब मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ तो उससे समय की बहुत बर्बादी होती है। कि मैं क्वेश्चन बोलूँगा, इंग्लिश में बोला, फिर मैंने वही क्वेश्चन हिंदी में बोला, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप लोगों में से कोई 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 ऐसा होगा जिसको आसान से आसान बात भी समझ नहीं आएगी, फिर वो कहेगा रिपीट कर दो, फिर मैं रिपीट करूंगा। एक क्वेश्चन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, और ऐसे अगर हमने 5-6 क्वेश्चन कर भी लिए तो भी बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की बात नहीं मिलेगी। इससे कहीं ज्यादा बेटर मैंने चूज ये किया है, मैं आप लोगों को सिर्फ कंटेंट समझाऊंगा, और सारा का सारा कंटेंट वैसा ही होगा जो पेपर से रेलेवेंट होगा, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। आपको किताबें मैं बता चुका हूँ, पीडीएफ में मैंने लिंक वगैरह दिया हुआ है, वहां से बुक्स लो, क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन अटक जाए वो क्वेश्चन नंबर मुझे यहाँ पे आके बताओ, ठीक है? ओके। सर मेरी पहली क्लास है, कितना चैप्टर हो गया है? आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करो, तो ये शायद तीसरी या चौथी क्लास चल रही है, तो इग्नोर कर दो कि अभी कितने चैप्टर हो गए हैं। आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करो, वरना ये समझ में नहीं आएगा। सर गुरुत्वाकर्षण बल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? अब ग्रेविटेशन के चैप्टर में ये सवाल एक बार रिपीट करना, अभी नहीं। सर एंगल ना दिया हो तो कैसे निकालूंगा? नहीं निकल सकता, निकल ही नहीं सकता, वो तो चाहिए ही चाहिए। ओके। सर टाइमिंग का बहुत इश्यू है, अपडेट नहीं होता, आज की क्लास का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नहीं यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आई थिंक 8 से 9 आज की आपकी टाइमिंग क्लास थी, 8 से 9, और 9 से फिर अगला दूसरा टीचर है। सर वैक्यूम में ग्रेविटी जीरो होती क्योंकि फुटबॉल स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी? नहीं नहीं, मैंने देखो यहाँ क्या लिखा, ग्रेविटी इज नॉट जीरो एनीवेयर इन द होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में कहीं गुरुत्वाकर्षण शून्य नहीं होता। पर ये लिखने के बाद मैंने कोई आपको अलग से कंडीशन तो नहीं बोली, मैंने ये भी नहीं बोला कि देखो लेकिन ये बात वैक्यूम में अप्लाई नहीं होगी, देखो ये बात स्पेस में अप्लाई नहीं होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख कर बस छोड़ दी, ये गारंटीड है, ब्रह्मांड में कहीं भी ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। तो अगर आप ये सोचते हो कि सर वैक्यूम में ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, तो वो गलत है। निर्वात में भी ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। ये सब कुछ वैक्यूम में चल रहा है और ग्रेविटी जीरो नहीं है, ठीक है? वैक्यूम में ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। स्कूल में हमें कुछ टीचर्स ऐसे बता देते हैं कि निर्वात में या स्पेस में ग्रेविटी जीरो है, उन टीचर से दूर भागना। ऐसा कोई भी अगर आपको कोई फ्यूचर में भी बोल दे कि स्पेस में ग्रेविटी जीरो, निर्वात में ग्रेविटी जीरो, ऐसी किसी किताब में लिखा हो कि स्पेस में ग्रेविटी जीरो, ऐसी किताब और ऐसे टीचर से भागना, रफ्तार से, मतलब खतरनाक स्पीड से दूर भागना, ऐसे इंसान के करीब नहीं जाने का, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है। वो अपने तो नंबर कटवाएगा ही, तुम्हारे भी कटवा देगा, ठीक है? सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं लग रही है? रेगुलर तो लग रही है। क्या कल आपकी क्लास नहीं लगी थी? मैंने देखा नहीं 1-2 दिन से, मेरा तो क्लास आज ही था, तो मैं आज चेक कर लूंगा। अगर सच में क्लास का इश्यू है तो आई गो एंड टॉक टू द मैनेजमेंट। चल, होल अर्थ पे मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ होता है? सिर्फ ये सवाल ग्रेविटी के चैप्टर में पूछना।
एग्जाम में सर दोनों पूछता है क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? कोई एक पूछ लिया तो 90 डिग्री में से घटाने में कितना जोर पड़ेगा तुम्हें? मैंने अगर बोल दिया हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री है तो वर्टिकल एंगल निकालने में कितनी सेकंड लगी? सर एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा ना? नहीं, नो नो, एक्सेलरेशन यहाँ ग्रेविटी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको आज ही बताया था, जब एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण से होता हो तो हम उसे जी बोलते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन। यह त्वरण है। तो ग्रेविटी नीचे है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है, त्वरण नीचे की ओर है। यहाँ ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण ही यहाँ पर त्वरण है। सर एंगल जीरो हो, फाइनल एंगल जीरो हो, तो फिर आप सम 90 डिग्री, मैं समझा नहीं सर। एंगल 0 डिग्री हो, फाइनल एंगल 0 होगा, फिर आप सम 90 बताए। देखो भाई, अगर किसी ने हॉरिजॉन्टल एंगल 0 डिग्री बोल दिया तो वर्टिकल एंगल 90 डिग्री हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, जोड़ दोनों का 90 होना चाहिए। एक 0 हो गया तो दूसरा 90 होगा, ये 0 हो गया तो वो 90 होगा। तो फिर स्पेस में पार्टिकल क्यों फ्लाई करते हैं, ग्रेविटी के चैप्टर में बताऊंगा। सर टाइम क्यों चेंज हो जाता है? नहीं, डेली तो चेंज नहीं होता। अर्थ के सेंटर पर क्या होता है? अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी 0 नहीं होती है, नहीं होती है। वहां भी सूरज की ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी के चैप्टर में बताऊंगा। वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इन यूनिवर्स, ग्रेविटी के चैप्टर में बताऊंगा। सर यस, ग्रेविटी 0 नहीं होती, आपने बताया, ओके। सर 15 को क्लास नहीं लगी थी सर, मैं चेक कर लूंगा। लगी थी सर क्लास, हे भगवान। अर्थ के जी का मान क्या होता है अर्थ के सेंटर पे? अरुण, आपके सवालों का जवाब दूंगा जब मैं ग्रेविटी के चैप्टर पे आऊंगा। आप शायद ये साबित करना चाह रहे हैं कि वहाँ ग्रेविटी 0 होती है, नहीं होती है। सर जी पूरा टॉपिक कंप्लीट कराइए, फिर डाउट लीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। इफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट इन स्पेस, अरे भाई साहब, तुम में से जिन स्टूडेंट्स को भी डाउट है ना कि ग्रेविटी यहाँ होती है वहाँ होती है, लोग स्पेस में क्यों उड़ते हैं, उन सब सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन तुम जल्दबाजी कर रहे हो। अभी तक के लिए जो मैं बताऊं उसको रट लो कि ग्रेविटी 0 नहीं होती है। कितनी होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, वो सब मैं आपको कराऊंगा जब मैं ग्रेविटी के चैप्टर पे आऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना पक्का याद कर लेना कि जो भी टीचर ग्रेविटी 0 बताए उस टीचर से दूर भागना। चलो, तो अब फॉर्मूला पे आते हैं। देखो, तो हमें 3 फॉर्मूले लेने हैं, हाइट का, रेंज का, टाइम का। हाइट का है v स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, 2v साइन थीटा बाय जी, ओके। जहां पर h क्या है, यहां पर इनकी वैल्यू दे रहा हूं। h है ये जो ऊंचाई हुई, ये कितनी ऊंची गई। r क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो, ये है r। और t क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगा वो, ठीक है। इनमें थीटा क्या है, यहां से जो टेंजेंट बनाई स्पर्श रेखा, उसका जमीन के साथ जो एंगल है वो, ठीक है। v क्या है, कितनी रफ्तार से फेंका वो। और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण लगातार नीचे खींच रहा है, जितनी भी ग्रेविटी से या जो एक्सेलरेशन से, जिस त्वरण से, वो है g, ठीक है। तो बीच में जो ये डब्बे में मैंने बंद कर दिए 3, ये तो है फॉर्मूले। और इन फॉर्मूले में 6 चीजें हैं। एक हाइट, यानी फुटबॉल ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंची गई। r मतलब वो कितनी दूर गई, तो ये है h, ये है r। t उड़ान का समय, शुरू से अंत तक कितना समय लगाया उसने। एंगल, जमीन के साथ आपने कितना एंगल बनाकर किक मारी। v कितनी स्पीड से किक मारी।
और जी ग्रेविटी जो नीचे खींचती है लगातार। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हमने ये 3 फॉर्मूले बनाए हैं। अब यहाँ से बड़ा सिंपल सवाल आता है, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि रफ्तार दुगनी करने से बताइए ऊंचाई पर क्या असर होगा। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं स्पीड को 2 गुना कर दूं, तो हाइट वहां पर होगी 4 गुना, क्योंकि स्पीड का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर स्पीड को 2 गुना कर दूं तो रेंज होगी 4 गुना, लेकिन स्पीड अगर यहाँ 2 गुना कर दूं तो टाइम होगा 2 गुना ही, क्योंकि यहाँ पर स्पीड का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्पीड की पावर 1। ऐसे ही फिर से मैं स्पीड वाला रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग वैल्यू के साथ। कोई आपसे ऐसे कहेगा कि स्पीड 5 गुना कर देने से ऊंचाई पर क्या असर होगा, तो स्पीड 5 गुना कर दी तो ऊंचाई 25 गुना होगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। स्पीड 5 गुना कर देने से रेंज 25 गुना होगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। स्पीड 5 गुना कर देने से टाइम लेकिन सिर्फ 5 गुना ही होगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, पावर 1 लगी हुई है। अब आते हैं यहाँ पे एंगल पे, थीटा, 2 थीटा, थीटा पे। आपसे ऐसे बोलेगा कि हाइट मैक्सिमम चाहिए, सबसे ज्यादा ऊंचाई चाहिए, तो बताइए एंगल कितना बनाया जाए। तो देखो हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम हो, जब ये मैक्सिमम हो, और जब ये मिनिमम हो। वो बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन है कि भाई स्पीड बढ़ा दो, ये बढ़ेगा तो भी हाइट बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा बढ़ा दो, ये कम होगा तो भी हाइट ज्यादा होगी। तो अगला ऑप्शन है भाई ग्रेविटी को कम कर दो, ऐसे कर सकते हैं। अब इसने पूछा एंगल के बारे में, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसको बढ़ा बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा कितना कर दूंगा, 1 कर दूंगा। 1 से ऊपर तो नहीं जा सकता किसी भी एंगल का साइन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर साइन स्क्वायर थीटा किसी भी चीज का 1 बन जाए, तो हो सकता है मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँ। कि हाइट बहुत ज्यादा करनी हो तो फिर वहां साइन स्क्वायर थीटा को 1 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 से ज्यादा ये वैसे भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में थीटा की वैल्यू चाहिए 90 डिग्री। तो याद रखेंगे हाइट सबसे ज्यादा आती है 90 डिग्री एंगल पे। अब रेंज पे आते हैं। रेंज भी इसी तरह से अगर मुझे बढ़ानी है, मैक्सिमम करनी है, तो यहाँ पर इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो करते हैं, तो साइन 2 थीटा, इसको 1 बनाएं इस बार। साइन 2 थीटा 1 बनाएं, इसका मतलब 2 थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, तब जाकर ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 बनती है, और 1 बन गई यानी मैक्सिमम, सर्वाधिक हो गई। अब रेंज मैक्सिमम आएगी। ऐसे यहाँ पर आते हैं, साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे 1 बनानी हो, तब जाकर टाइम मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 करनी हो तो थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो फाइनल कंक्लूजन, अगर आपसे पूछे हाइट, मैक्सिमम हाइट, सर्वाधिक ऊंचाई कितने एंगल पर आती है, 90 डिग्री आंसर होगा। रेंज, सर्वाधिक परास किस एंगल पर होता है, तो 45 डिग्री आंसर होगा। और टाइम, सर्वाधिक समय किस एंगल पर होगा, तो 90 अपना आंसर होगा। वहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 45। बाकी इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब वो 3-4 क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने भेजे थे वो लिखते हैं। उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 70, ओके। तो भाई क्वेश्चन नंबर 70, ज़्यादा होशियार बच्चे हैं यहाँ, अनपढ़ हैं सारे। सर मंडे को क्लास नहीं हुआ था भाई, मैं आज जाके चेक कर लूँगा कि ऐसा डिस्क्रिपेंसीज क्यों हो रही हैं, क्योंकि क्लास तो रेगुलरली लगनी चाहिए थी। पोल पे ग्रेविटी हाई वाई, अरे बता दूंगा फिर कभी, ओके। आगे पढ़ा दो सर, ये तो यहाँ सब अलग अलग मास्टर हैं। माई फेवरेट, ठीक है। फॉर्मूला टाइम, टाइम लिख दिया मैंने, HRT का फॉर्मूला लिख दिया, 2 थीटा, ये स्क्वायर राइट वगैरह वगैरह वगैरह। वाई इट इज इजी टू कैरी 2 बकेट इन 1 हैंड। पुष्पेंद्र, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर SSC का है, एक बार आप बुक में कर लेना, क्योंकि अभी तो हम इस टॉपिक से भटक रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, तो बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार मूविंग अराउंड अ कर्व। अगर कोई वस्तु वक्र में चलती है तो उस पर कौन सा बल लगता है, ये है क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्शन में दे रखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। फिर दे रखा है कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स आप लोगों को मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं फ्लूइड के चैप्टर पे आऊंगा, अभी तक के लिए अपना आंसर नहीं है। फिर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है।
और फिर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो है लेकिन वो सर्कल होने के लिए जरूरी नहीं है। अब आ गए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से मुझे एक चुनना है। तो जब दोनों ही ऑप्शन ऐसे दिए हों जो सही आंसर है, ऐसे में मैं उसे चुनूंगा जो रियल फोर्स है, जो वास्तविक बल है। उसे नहीं चुनूंगा जो मनगढ़ंत है, जो काल्पनिक है। तो आंसर हो गया सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल। 70 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, 86। आप सारे के सारे अपनी अपनी किताब में क्वेश्चन पे चले जाना। तो आप जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हो, मैं क्वेश्चन नंबर जानबूझ के बोलता हूँ इन, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। तो वो आप इंग्लिश वाली और हिंदी वाली दोनों ही किताबों में सेम क्वेश्चन नंबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक पत्थर को ऊंचाई से छोड़ दिया गया है, बहुत ऊंचे टावर से। इट यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो लगातार धरती पर गिरता रहता है। एट अ डिस्टेंस विच इज हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की ऊंचाई के बराबर है उतनी दूरी तक गिरता रहा। तो ये है ऊंचा टावर, यहाँ से किसी ने कोई पत्थर गिराया और लगातार गिरता रहा, टावर की ही ऊंचाई जितनी उतनी दूरी तक गिरा। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल बी ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल, निम्नलिखित में से कौन सा पथ उस पार्टिकल के द्वारा तय किया जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला, सर्कल नहीं होता। पैराबोला, पैराबोला हो सकता था अगर इस पत्थर को यहाँ से थ्रो किया जाता, अगर इसको यहाँ से फेंका जाता तो ये जो रास्ता लेता उसे हम बोलते पैराबोला। हिंदी में हम उसे बोलते हैं परवलय। तो पैराबोला तब बनता जब उसे फेंका जाता। तो जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, प्रक्षेप प्रगति, ये सारा का सारा हमेशा पैराबोला वाले रास्ते पर चलता है। पैराबोला एक मैथमेटिकल शेप है, एक गणितीय आकार है। हम बहुत डिटेल में पैराबोला के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो पैराबोला आपको हल्का फुल्का मैं डिस्क्राइब करूंगा जब मैं आपको ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात करूंगा। फिर है नंबर 3, ग्रेट सर्कल, महान वृत्त। ग्रेट सर्कल इक्वेटर को बोलते हैं, तो वो गलत हो गया। हाइपरबोलिक पाथ, अति परवलय तब बोलते हैं जब आप किसी वस्तु को पलायन वेग से भी ज्यादा रफ्तार दे दे, तो हाइपरबोला बनता। तो स्ट्रेट लाइन हमारा आंसर था, लेकिन स्ट्रेट लाइन 4 ऑप्शन में कहीं नहीं है। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन गलत हो गया है। उसका रीजन ये कि उन्होंने बोला पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, किसी वस्तु को गिराया गया। तो देखिए, फिजिक्स में इन शब्दों का बड़ा महत्व होता है कि किसी वस्तु को ड्रॉप किया या किसी वस्तु को थ्रो किया। ड्रॉप करने का मतलब है आपने ऊपर छत पे जाके बस उसे ऐसे छोड़ दिया, जाके गिर गया। थ्रो करने का मतलब है कि आपने शुरू में उसको कुछ रफ्तार दी है। अब पेपर में जिसने क्वेश्चन बनाया है वो चाहता है आंसर पैराबोला पे टिक मार दें, लेकिन क्वेश्चन में ड्रॉप लिख रहा है, तो क्वेश्चन गलत हो गया है। यानी एसएससी का पेपर बनाने वालों में उन्होंने मूर्ख लोग बिठा रखे हैं। लेकिन हमें वहां पर झगड़ा तो हम कर नहीं सकते पेपर में बैठे बैठे, तो हमें मजबूरी में आंसर पे टिक तो मार देना चाहिए पैराबोला में, लेकिन मन ही मन उस इंसान को गाली जरूर देंगे जिसने क्वेश्चन बनाया, क्योंकि उसमें दिमाग की कमी है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 96, 96, लॉज ऑफ न्यूटन कब होगा? मोशन के चैप्टर में होगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करो। पर तुम लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, वो पीडीएफ एक बार भी डाउनलोड उन्होंने करके देखी नहीं, एक बार भी उसे पढ़ा नहीं, वही सवाल पूछते जा रहे हैं जो उन पीडीएफ में सारे आंसर दे रखे हैं। मैं आज एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। अपने नोट्स में पीडीएफ पे जाओ, मैंने एक पीडीएफ दे रखी है, उसे डाउनलोड करो। इसी करियर विल की ऐप में एक पीडीएफ दे रखी है मैंने, उसे डाउनलोड करो, उसे अच्छे से पढ़ो स्टार्टिंग से एंडिंग तक। एक तो उसमें पूरा सिलेबस दे रखा है, तो आप ये बार बार मत पूछना कि सर ये चैप्टर कब होगा, ये चैप्टर कब होगा। हम उसी सीक्वेंस में जाएंगे जिस सीक्वेंस में उसमें टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको पता चलता रहेगा क्या क्या हो चुका है और कौन सा चैप्टर कब होने वाला है। फिर उसी में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो आप लोग सवाल अक्सर पूछते रहते हैं, वो पहले ही उस पीडीएफ में अपलोड करके दे दिया है। वो सवाल मुझसे प्लीज दोबारा कभी मत पूछना जो मैंने वहां अपलोड करके लिख दिया है। उसके अलावा कोई सवाल हो तो पूछ लो। फिर तीसरी चीज उसमें मैंने ये दे रखी है कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी मैसेज पढ़ पा रहा हूँ, सर कौन सी बुक है, ये बुक कौन सी है, वगैरह वगैरह। इनका जवाब अब मैं नहीं दूंगा। या तो आप वीडियो नंबर 1 देखो, शुरू के 10 मिनट, या फिर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड्स, ओके। एक आदमी किसी बस में बैठा है, उसे बाहर फेंक दिया जाता है।
व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न, जब वो बस को झटके से घूमती है। दिस हैपन्स ड्यू टू, ठीक है, मैं क्लास में क्वेश्चन सिर्फ वही कराता हूँ जो आप लोगों के डाउट आते हैं। जो डाउट आता रहेगा मैं वो क्लास में क्वेश्चन कराता रहूंगा। दिस हैपन्स ड्यू टू, ऐसा किस वजह से होता है। तो देखिए, अगर कोई झटके से गाड़ी टर्न ले रही है तो बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, वो क्यों है, तो अपना आंसर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चारों ऑप्शन में कहीं लिखा नहीं है। तो जब मैं आपको न्यूटन के नियम पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको ये बताऊंगा कि एक जड़त्व नाम की चीज होती है, जड़त्व, और वो 3 प्रकार की होती है। उसमें एक है द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। और उस समय मैं आपको ये बताऊंगा कि दिशा का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, ये दोनों के दोनों एक ही चीज होती है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ पर इनर्शिया अपना आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में इसने दिया है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, ये गलत आंसर हो गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिति का जड़त्व दे देता, वो गलत हो जाता। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर से पेपर में क्वेश्चन बनाने वाला मूर्ख है। फिर भी हमें सही आंसर तो ढूंढना ही है, बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, आउटवर्ड पुल ऑन हिम, एक फोर्स उसे बाहर खींच रहा है। नहीं, रियलिटी में कोई फोर्स बाहर से नहीं खींच रहा है, तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी, द इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो बी गलत हो गया। चेंज इन द मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, वेल गाड़ी के संवेग में परिवर्तन हुआ है पर इंसान के संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण। सी आंसर गलत है। चेंज इन द एक्सेलरेशन, ये भी आंसर गलत है, उसमें कोई त्वरण में परिवर्तन नहीं हुआ। तो 4 ऑप्शन गलत हैं। अब मजबूरी में ए के ऊपर टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 101। एन एथलीट रन्स बिफोर द लॉन्ग जंप, ये न्यूटन के नियमों से संबंधित है, ये टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, तो 101 का जवाब अभी नहीं दूंगा। 102, 103, 102 न्यूटन के लॉ से है, अभी जवाब नहीं दूंगा। 103 फोर्सेस का है, अभी जवाब नहीं दूंगा, ये टॉपिक हो जाएगा तब बताऊंगा। जो टॉपिक पास्ट में जा चुके हैं आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लो, उनमें अगर कोई चीज अटकती हो तो मुझे बताओ, मैं क्लास में वो करा दूंगा। जो टॉपिक आगे पढ़ाने वाला हूँ, आप मान लीजिए आप ऑप्टिक्स से सवाल पूछ रहे हैं, ग्रेविटी के चैप्टर से सवाल पूछ रहे हैं, तो उनका मैं जवाब अभी दूंगा तो हम भटक जाएंगे अपने रास्ते से। अभी के लिए हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सर, जो स्टूडेंट टॉपिक से हटकर पूछते हैं उन्हें टॉपिक्स के टाइम सॉल्व कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है सर। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज जी, ग्रेविटी के बराबर होगा वो मैं ग्रेविटी के चैप्टर में बताऊंगा। सर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन लास्ट सेकेंड का फॉर्मूला क्या है। एसएनएथ मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। मान लीजिए उसने कुछ टी सेकंड में कोई दूरी तय की, कैपिटल टी सेकंड में कुछ दूरी तय की, यानी ये है 1 सेकंड पहले, मान लीजिए ये टी की वैल्यू है 10 सेकंड और इस टी की वैल्यू है मान लीजिए 11 सेकंड। तो आपका सवाल ये है कि इस 11वीं सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो ऐसे में आप इस स्मॉल टी को कैपिटल टी -1 लिख लो, स्क्वायर कर लो, फिर आप इसमें से इसको घटा लेना, तो ये मान लीजिए SA1 S2, तो आपका आंसर आ जाएगा S2 - S1। जो भी आंसर आया फिर आप चेक करना कि आपकी जीके की बुक में जो दिया हुआ है क्या वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ उसका आंसर, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पर आंसर दे दूंगा n/2 दिस वैल्यू n-1 × 2 का स्क्वायर, तो वो आप लोगों को कुछ ज्ञान नहीं देगा। अगर आपको उसका आंसर ही चाहिए तो आई एम नॉट अ फैक्ट मशीन, मैं सिर्फ फैक्ट्स बताने के लिए क्लास में नहीं हूँ, आई एम द कंसेप्ट मशीन। मैं आपको उसका कंसेप्ट समझाऊंगा, मैंने कंसेप्ट बता दिया। t-1 सेकंड में कितनी दूरी तय की, t सेकंड में कितनी दूरी तय की, अब इसमें से इसको माइनस करो, फिर देखो कि आपका आंसर जो किताब में दिया हुआ फॉर्मूला उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96, 97, अब तो भाई टाइम खत्म हो गया है, तो ये हम फिर कभी करेंगे। हमने क्लास शुरू की थी 8:15 और 9:15 खत्म हो गई है।
8 से 9 था वैसे तो, पर मैं चूँकि थोड़ा सा लेट आया था, बारिश की वजह से फंस गए थे, तो 15 मिनट लेट आया तो 15 मिनट एक्स्ट्रा खींच लिया। अब हम करेंगे, कल हमारी क्लास होगी 8 बजे से 9:30 बजे तक। कल 1.5 घंटे की क्लास है मेरी फिजिक्स की, ठीक है। तो अभी अगले मेरे बाद जो भी टीचर आ रहे हैं देख लेना। सो लेट्स मीट टुमारो। तब तक कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे ईमेल कर देना। ओके देन, बाय बाय।